आज हम लोग बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर के बारे में जिसका नाम है कंडक्टेंस इन ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो अभी तक जितने भी मैंने लेक्चर लिए हैं उसके अंदर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा की जा चुकी है। ठीक है, लाइन पैरामीटर्स, पाई, ट्रांसमिशन लाइन कौन सी होती है, मीडियम, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा कर चुके हैं ना। एक ही कंडक्टेंस ऐसा टॉपिक है जो ना तो किताबों में मिल रहा है और ना ही आपको नेट पे इजीली अवेलेबल रहेगा, और अगर है भी तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न के साथ, तो ये बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है। तो आज इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग कंडक्टेंस की समझने की बात करते हैं तो हमें पहले दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, यहाँ पे मैंने एक मटेरियल ले लिया है। ठीक है, दिस इज़ अ सर्टेन मटेरियल जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस करंट को ग्रीन कलर से जो दिखाया है ये करंट है, इस करंट को हम लोग कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब ये करंट इस मटेरियल के अंदर से फ्लो करेगा तो दो चीज़ें होंगी, ये मटेरियल इस करंट के फ्लो को रेजिस्ट करेगा यानी कि अपोज करेगा। तो वो कितना अपोज कर रहा है ये कौन मीज़र करेगा, ये मीज़र करेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कितना करंट को अपोजिशन फेस होगा जब वो किसी मेटल से पास होगा, वो हम निकालते हैं रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है ना, दूसरी चीज़, ये मटेरियल कितना सपोर्ट करेगा इस करंट के फ्लो को। ठीक है, ये दोनों वैसे तो देखा जाए एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे वन अपॉन मतलब एक दूसरे के पूरक नहीं कहूँगा हिंदी में, इसको हम कह सकते हैं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ये अपोज करेगा उतना कम सपोर्ट करेगा, ये हम कह सकते हैं, या जितना ज़्यादा सपोर्ट करेगा उतना कम अपोज करेगा। तो यानी कि एक तो रेजिस्टेंस हो गया, दूसरी चीज़ यही सपोर्ट वाली जो इसके जस्ट अपोजिट है वो होती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या करता है, कंडक्टेंस ये मेजर करेगा कि कितने आसानी से इलेक्ट्रिक करंट जो हो रहा है उस मटेरियल से पास हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है कितना ज़्यादा मुश्किलों से पास हो रहा है, और कंडक्टेंस मेजर करेगा कितना आसानी से पास हो रहा है करंट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कंडक्टेंस जो होता है, फॉर्मूले वाइज जाएँ या थ्योरी वाइज जाएँ, जैसा भी जाओ, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, बल्कि मैं कहूँगा कि जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि वन अपॉन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो कंडक्टेंस इज जस्ट अपोजिट टू द रेजिस्टेंस, यानी कि इक्वल होता है वन बाई रेजिस्टेंस के। बिल्कुल सिंपल है, आई होप किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो मतलब समझ लो कि कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है और क्या मीजर करता है, वैसे रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है और मीजर क्या करता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करें रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक यहाँ पे आई वी करेक्टरिस्टिक बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर पहली वाली करेक्टरिस्टिक, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये वाला तीसरा, ये तीन क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो जो समझ लो इसको। तो मान के चलते हैं आई वी करेक्टरिस्टिक दे रखी है। अब पहले वाला केस को देखो। ठीक है, तो इसमें देखो इतना सा वोल्टेज लग रहा है इतनी ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो क्योंकि वोल्टेज कम लग रहा है और करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो हम कहेंगे इसका रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, देखो सीधी सी बात, अगर कोई मटेरियल है उसके अंदर हमें करंट फ्लो कराना है तो हम उस पर एक वोल्टेज वी अप्लाई करेंगे। अब अगर थोड़ा सा वोल्टेज देके अच्छा खासा आई सेटअप हो रहा है तो हम कहेंगे इस बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस कम है। ऑब्वियस सी बात है मतलब कम वोल्टेज अप्लाई करा और ज़्यादा करंट मिल रहा है या अच्छा खासा करंट मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भैया इसका रेजिस्टेंस कम है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें अपोजिशन कम ऑफर हो रही तभी तो करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, और ईजीनेस ज़्यादा है तो यानी कि रेजिस्टेंस कम है, तो कंडक्टेंस इसका हाई है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी, लो रेजिस्टेंस हाई कंडक्टेंस। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेकंड केस की, ये सेकंड केस इसको देख लो। तो इसके अंदर देखो इतना ज़्यादा वोल्टेज लगाया और इतना सा करंट मिला, समझ में आ रही बात ही, इतना हाई वोल्टेज लगा के इतना सा करंट, यानी कि ये जो मटेरियल बी है, सेकंड केस वाला जो मटेरियल है, इसके अंदर हमने सेम वोल्टेज वी लगाया पर करंट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का फ्लो करा। सॉरी, थोड़ा सा गले की दिक्कत चल रही है तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे। तो समझ में आ रही है। तो देखो हमने क्या करा, हमने वी वोल्टेज लगाया, लेकिन हम देख सकते हैं कि हमें करंट जो है वो क्या हुआ, बहुत ही कम मिला, स्ट्रॉन्ग वी लगा के, मतलब सेम। ठीक है, तो इतना ज़्यादा वोल्टेज लगाया और इतना कम करंट मिला, तो इसके लिए हम कह सकते हैं यानी कि ये जो मटेरियल है ये बहुत ही अच्छा खासा तगड़ा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो हाई रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो यानी कि जो करंट इस मेटल के अंदर फ्लो कर रहा है उसको फ्लो होने में जो आसानी है वो बहुत कम है, तो लो कंडक्टेंस, यानी कि ईज ऑफ करंट फ्लोइंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि अंदर उतर के आप देख पा रहे होगी किस तरीके से रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस हम पता कर सकते हैं मटेरियल के, कैसे नेचर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ना। अब देखो यहाँ पे ये तो चीज़ हो गई सिंपल केस ना। अब क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर दो रेजिस्टेंस हैं, आपको पता है रेजिस्टेंस है उनको हम दो तरीके से ऐड अप कर सकते हैं। मान के चलते हैं एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस, इन दोनों रेजिस्टेंस को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं यूज़। एक होता है कनेक्शन अगर करने जाओगे तो सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यार एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, जब भी हम सीरीज़ में ऐड करेंगे तो देखो जब भी हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे उनकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है,
यानी कि सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक। और अगर हम शंट की बात कर लेते हैं तो शंट के अंदर हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। यहाँ मैंने लिखा हुआ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो बहुत बार पूछा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे तो ये चीज़ मेंशन कर रखी है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें से कर्व 1 और कर्व 2 में से कौन सा कर्व सीरीज़ को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा शंट को, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। कर्व ए है, कर्व बी है, ये आई है, ये आपका ये वी है। तो पूछ लिया जाएगा कि ए कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीरीज कनेक्शंस को, रेजिस्टेंस के, या पैरेलल कनेक्शन को। ऐसी बी पूछ लिया जाएगा। तो करने का तरीका सिंपल है, देखो फॉर्मूले बेस नहीं जाना है, सिंपली यहाँ से फॉलो करो। अगर ए को देखें तो देखो इतना सा हमने वोल्टेज दिया, इतना सा, और इस पर इतना सारा करंट मुझे मिल गया, तो कम वोल्टेज में ज़्यादा करंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वोल्टेज कम लगा रहे हो करंट ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। मेटेरियल रेजिस्टेंस कम ऑफर कर रहा है, तभी तो करंट ज़्यादा मिल रहा है, कम वोल्टेज लगा के ज़्यादा करंट मिल रहा है ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब A1 रिप्रेजेंट शंट करेक्टरिस्टिक, समझ में आ रहा है, शंट या फिर पैरेलल कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पे बी को देख लो, इतना सारा वोल्टेज लगा के इतना सा करंट मिल रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ देख सकते हो इतना सारा हमने वोल्टेज लगाया वी और इतना सा करंट मिला, यही तो है भाई, इतना सा करंट मिला। तो हाई वोल्टेज लगा के लो करंट, इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मेटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है करंट के फ्लो को। तो अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ऑफर कर रहा है तो इट विल श्योरली द सीरीज कनेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड बढ़ा हुआ है, तो रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बढ़ता है सीरीज में, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं शंट कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस जस्ट उल्टा होता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम होगा, सीधी सी बात है। अगर अपोजिशन ज़्यादा होगा तो ईजीनेस कम होगी ना, उस रास्ते से जाना मुश्किल होगा ना, तो दिस विल रिप्रेजेंट द ईजीनेस। तो इसीलिए क्या होगा, कंडक्टेंस जो होगा आपके लिए कम हो जाएगा जब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ता है और कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस आपका कम होता है, ठीक है। ओके, समझ में आ रही बात है। तो शंट कनेक्शन क्लियर हो गया और सीरीज कनेक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो यहाँ तक मैंने पूरा हिसाब किताब आपका माइंडसेट सेट कर दिया है कि अगर कोई मटेरियल है उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या चीज़ बताता है और कंडक्टेंस क्या बताता है, और कौन कौन से केसेस हैं या कौन सा ऐसा कर्व है जिसको देख के तुम कह सकते हो हाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। ये सब चीज़ें हमने क्लियर कर ली। अब एक चीज़, अगर इस पूरे को सिनारियो को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। और मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके क्या करना भाई, अगर कोई इंसान मतलब आधा गिलास भरा है तो उसको हम आधा खाली कह रहे हैं, ये कह रहा है कि आधा भरा है और ये कह रहा है आधा खाली है, तो भाई दोनों बात तो एक ही कह रहे हैं ना, तो हम इन दोनों को स्टडी क्यों करें, समझ में आ रही बात ये। तो हम आखिर इन सबको फॉलो क्यों करें, तो यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कब किसको फॉलो करें। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी को ही समझ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कहा है इसको मैं आगे अभी कवर करूंगा इसी स्लाइड के अंदर, तो टेंशन मत लेना, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक और समझ लो जिसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, आ सकते हैं। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जैसे हमने अभी देखा रेजिस्टेंस है और उसकी रेजिस्टिविटी होती है, वैसी कंडक्टेंस है उसकी कंडक्टिविटी होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहले जो रेजिस्टेंस हमारा फैमिलियर टर्म है, तो रेजिस्टेंस की जो इसके अंदर जो मटेरियल की प्रॉपर्टी, देखो एक्चुअली क्या होता है, किसी भी मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, बहुत ध्यान से समझ लो। एक होगा उसकी मटेरियल की शेप पे, ठीक है, शेप के ऊपर, शेप या कह सकते हो डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ मतलब जो रेजिस्टेंस का एक पोर्शन किस पे डिपेंड करेगा, उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, ठीक है, मटेरियल प्रॉपर्टी पे। ये बहुत ही डीप बात बता रहा हूँ, यानी कि अगर कभी भी कोई तुमसे कहता है ना रेजिस्टेंस है, चलो ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करेगा, तो मटेरियल की शेप पे भी डिपेंड करेगा और मटेरियल के प्रॉपर्टी पे भी, इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कॉपर है, ठीक है, कॉपर की लेंथ बहुत बढ़ा दो और एरिया कम कर दो, तो ठीक है ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, पर एक लिमिट तक ही हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आपसे कि आप एक बहुत ही बेकार, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेपर लेके आओ, ठीक है, पेपर इज़ अ गुड इंसुलेटर, तो अगर पेपर की बात कर लो, ठीक है, तो पेपर एक्ट शोज हाई रेजिस्टेंस, भले ही तुम पेपर का एरिया बढ़ाते दो और लेंथ को कम कर दो, तो बहुत थोड़ा मोटा फर्क तो पड़ेगा, पर मेजॉरिटी जो है वो पेपर के एटॉमिक अरेंजमेंट पर भी डिपेंड करेगी कि वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कि कंडक्टेंस, या फिर लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा या हाई रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस, किसी भी मेटल का जो रेजिस्टेंस है और उसी के अकॉर्डिंग कंडक्टेंस भी, भाई मैं बार मतलब कंडक्टेंस जस्ट अपोजिट होता है, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिंकअप हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर, एक हो गया कि शेप डायमेंशन कैसी है, मतलब लेंथ कैसी है और एरिया कितना है। तो देखो ये वाला फैक्टर जो है, ये वाला दिस वन रिप्रेजेंटिंग डायमेंशन फैक्टर, कि किसी भी मटेरियल की डायमेंशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस में क्या चेंज आया है। एंड द सेकंड वन शोज द मटेरियल का इंटरनल करेक्टर, यानी कि मटेरियल का इंटरनल करेक्टर या एटॉमिक अरेंजमेंट कैसे है।
ठीक है। तो दिस शोज द इंटरनल प्रॉपर्टी मटेरियल की, इंटरनल प्रॉपर्टी, और इसको कोई किसी से नहीं छीन सकता। ठीक है, मान लो कॉपर एक अच्छा मटेरियल है तो है भाई, उसको तुम छीन नहीं सकते। लेंथ कम बढ़ करके उसका रेजिस्टेंस थोड़ा चेंज कर सकते हो, पर वो एक कंडक्टर है तो कंडक्टर ही रहेगा, रेजिस्टेंस उसका हमेशा ही कम रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में चेंज करा जा सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक अरेंजमेंट पे, उसे हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो होगा वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, मटेरियल की प्रॉपर्टी से इनटू मटेरियल की डायमेंशन से। तो मटेरियल की जो डायमेंशन है वो तो आ गई हमारी L/A में, और जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है दिस वन रिप्रेजेंटेड बाय द रो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रो, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? तो भाई R इक्वल टू रो L/A है। ठीक है, तो अगर रो निकालेंगे तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइड बाई लेंथ। ठीक है, अब एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो मीटर से मीटर गया, आंसर कितना आया? ओम मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है, स्टार मार्क कर लेना कि रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछ ली गई है भाई, और वो गलत हो जाता है बहुत सारे लोगों का। समझ में आ रहा है? कई लोग ओम ही लिखाएंगे, कई लोग रो लिखाएंगे, रो। ठीक है, रो इसका नाम है यार, इसको रो कहेंगे। जैसे इसे सिग्मा कहोगे, इसे सिग्मा कह दोगे, इसे ग्रीक लेटर है, इसको हम रो कहते हैं, मतलब रो कहते हैं रेजिस्टिविटी के सिंबल को, उसकी यूनिट नहीं है। ठीक है, तो यूनिट क्या है? ओम मीटर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे ना? इसी तरीके से अगर हम लोग कंडक्टेंस की बात कर लें, तो मटेरियल कितना ईज ऑफर कर रहा है वो भी दो चीज़ों डिपेंड करेगा, एक उसके एटॉमिक अरेंजमेंट पे यानी कि इंटरनल बिहेवियर पे, और दूसरा उसकी डायमेंशन पे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो ये जो मेटेरियल का बिहेवियर है इसे हम कहेंगे कंडक्टिविटी, जैसे इसे रेजिस्टिविटी कह रहे थे। अब इसकी यूनिट निकाल लो, तो G इक्वल टू सिग्मा इंटू A/L। तरीका बता रहा हूँ कैसे निकालना है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं कहीं पर भी। तो सिग्मा A/L है, तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू कितना कह सकते हैं? कंडक्टिविटी इक्वल टू G इंटू G इंटू L डिवाइड बाई A। ठीक है, अब जो कंडक्टेंस होता है इसकी यूनिट होती है सीमेंस। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि यूनिट के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कंडक्टेंस की ना, कंडक्टेंस की यूनिट ये भी पूछ ली जाती है कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो देखो, इसकी यूनिट होती है मोह भी होती है इसकी यूनिट, और इसकी यूनिट सीमेंस भी होती है, ध्यान रखना। सीमेंस इसकी SI यूनिट है, और मोह भी नॉर्मली यूनिट की तरह ट्रीट करी जाती है। तो अगर मान लो कोई ऑप्शन आ जाता है, मैंने इसका एक MCQ आपके वहाँ पे कराया हुआ है प्राइम वाले ग्रुप में, तो वहाँ पे मैंने बताया था दोनों ही यूनिट, यानी कि आंसर दिया होगा बोथ, तो बोथ पे टिक करना। अगर सीमेन केवल दिया है तो सीमेन पे, मोह दिया है तो मोह पे, और दोनों दिया है तो बोथ पे ऑप्शन टिक होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, मोह की यूनिट को हम लोग निकाल लेंगे। हाँ, तो हम लोग सिग्मा निकाल लेते हैं। सिग्मा इक्वल टू कितना होगा? सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा कंडक्टिविटी इक्वल टू G इंटू A/L। अब A की यूनिट है मीटर स्क्वायर, L की यूनिट है मीटर। ठीक है, सॉरी A/L, A/L। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। कंडक्टिविटी इक्वल टू G इंटू L डिवाइड बाई A। ठीक है, ये यूनिट है आपकी सीमेंस। ठीक है, L की यूनिट है मीटर, और इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सीमेंस डिवाइड बाई M, यानी कि सीमेंस पर मीटर। सीमेंस पर मीटर इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे यूनिट लिखी हुई, देखो यार, यूनिट को बड़े अच्छे से समझ लो। जेई और A लेवल में बहुत सारे क्वेश्चंस केवल यूनिट पे आते हैं। ठीक है, तो गलती नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर स्लाइड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। तो दिस इज सीमेंस पर मीटर। ठीक है, ये हो गई कंडक्टिविटी की यूनिट। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं सिग्मा एंड P, यानी कि कंडक्टिविटी और इनके बारे में, तो हमने देखा कि ये दोनों के दोनों डिपेंड करेंगे केवल मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेंगे, जैसा मैंने बताया था। दूसरा, इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द वायर, वायर की ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। देखो, हम सब जानते हैं, मैंने भी ऊपर अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, रेजिस्टेंस हो या कंडक्टेंस हो, दोनों की दोनों दो चीज़ों पर डिपेंड करेंगे, कुछ मेटेरियल की डायमेंशन पे और कुछ मेटेरियल की प्रॉपर्टी पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी की, ठीक है, तो ये दोनों जो होंगे केवल डिपेंड करेंगे मेटेरियल के नेचर पे एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द वायर। तो इसके ऊपर घुमाने के लिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमने क्या करा, लेंथ को बढ़ा के 2L कर दिया है, तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आंसर होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, गलत मत कर देना। रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? रेजिस्टेंस तो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और, ऐसी कंडक्टिविटी को भी पूछ सकता है, तो कंडक्टिविटी भी भैया इसी तरीके से चेंज हो जाएगी। कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो कंडक्टिविटी भी, अगर कोई कहता है कि हमने क्या करा है, लेंथ को या एरिया को डबल कर दिया है, तो कंडक्टिविटी क्या फ़र्क पड़ेगा? तो कंडक्टिविटी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
बिकॉज इट डजंट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द वायर। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से अब बड़ी खास बात आती है, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले जो हैं ये कंडक्टर के लिए ही वैलिड हैं जब भी हम बात करेंगे कंडक्टर की। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर की, ठीक है, तो उसका क्या, अगर हम इंसुलेटर की बात करेंगे तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, आई होप समझ में आ रहा होगा। और इसको हम लोग चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर के अंदर मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपको कि कैसे रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और इंसुलेटर जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे आपको ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में जो हम लोग कंडक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं उसका आंसर मिलेगा। तो आपने कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।